स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। MDC हिंदी यूजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थीगण हैं, आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। मैं लेकर उपस्थित हो चुकी हूँ पड़ोसी कहानी, राधा कृष्ण झारखंड के कथाकार। चूँकि आप लोगों की डिमांड काफ़ी दिनों से रही है, आप लोग मांग कर रहे थे और आपकी मांग को पूरा करने में एक लंबा समय भी लग गया। देर हुई लेकिन वो देर सार्थक भी हुआ। उस देरी का कारण यह रहा कि कथाकार राधा कृष्ण को समझने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता थी वो सहजता से प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो खोज क्रम काफ़ी लंबा चला और खोज के सिलसिले में हमें कथाकार के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और कहानी के बिंदु को, मर्म को समझने की दिशा में भी सहयोग मिला। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ोसी कहानी, जो कि झारखंड के कथाकार राधा कृष्ण द्वारा रचित है। तो कथा के मर्म में हम कथा की गहराई में डूबते चले जाएं, उससे पहले बात करेंगे कथाकार राधा कृष्ण के बारे में। लेखक का परिचय कहानी के आधारभूत स्थिति को समझने में बहुत सहायक होती है। एक कथाकार जिस परिवेश में जन्म लेता है, उसके विचार बिंदु, उसके सोचने समझने का तरीका, शैली, ये सब कुछ पात्रों के माध्यम से गाहे बगाहे प्रस्तुत होता रहता है। ऐसे में यदि राधा कृष्ण की बात करें तो वह रांची के मूल निवासी हैं और प्रेमचंद की परंपरा से उतरते हैं। प्रेमचंद की परंपरा में यदि हम देखें, बहुत सारे लेखकों के नामों में यदि तलाश करें कि कौन उनकी परंपरा में सार्थकता से अपना स्थान बना पाता है, तो झारखंड के राधा कृष्ण इस क्रम में अग्रणी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रेमचंद अपने कथा में पात्रों के साथ, दृश्यों के साथ, भाव प्रधान स्थिति के चीज़ों को लेकर सामंजस्य स्थापित करते हैं, पाठकों के बीच उनके सहृदय पाठकों के बीच जिस तरह से वो अपना स्थान बना लेते हैं, राधा कृष्ण भी उतनी ही सहजता से पाठकों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। उनके कथा कर्म की सहजता, उनके विकास बिंदु और पात्रों के साथ एकदम सामान्य सहजता का चित्रण, ये सब कुछ पाठकों को आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि ये पात्र हमारे आसपास के ही हैं। कोई विशेष लिपापोती ना करके एकदम सहजता से यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले कथाकार हैं राधा कृष्ण। तो यदि उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टमय रहा है। पिता के असामयिक निधन ने उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी परोस दी, उनके ऊपर ला दी गई। अब पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने भीतर जो कथाकार जो उनका छिपा हुआ था, वह संघर्ष कर रहा था और समय समय जैसे आगे बढ़ता चला गया, वैसे ही राधा कृष्ण भी अपने कथाकार को लेकर समाज में प्रकट होते चले गए, लेखन साहित्य में वह उतरते चले आते हैं। तो शुरू करते हैं पड़ोसी कहानी के कथाकार राधा कृष्ण के कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 1910 में जन्मे हैं, 1979 तक इनका एक जीवन काल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पिता के असामयिक निधन से इनका पारिवारिक जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ गया था और प्रारंभिक दिनों में यह कंडक्टरी का भी कार्य किए। विशेषकर ये बंगालियों के मोहल्ले में रहते थे, इस कारण उनके प्रारंभिक साहित्य पर बांग्ला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृतियों की यदि बात करें तो कहानी संग्रह इनके 4 निकलकर सामने आते हैं: रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल। उपन्यास की बात करें तो फुटपाथ, रूपांतर, सनसनाते सपने, बिकाऊ हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं। व्यंग संग्रह की बात करें तो चंद्रगुप्त की तलवार। नाटक की बात करें भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात। एकांकी इनकी प्रसिद्ध रही, अधिक अन्न उपजाओ। और बाल साहित्य में भी इनकी कलम बहुत ही शानदार तरीके से चली है। मूर्खों की कहानियाँ, पाटलिपुत्र, ढेला पत्ता, इस देश को कौन जीत सकेगा, वह देखो सांप। तो इतनी सारी विधाओं में अपनी कलम चलाने वाले कथाकार
प्रेमचंद की परंपरा से उतरने वाले कथाकार, इनके प्रारंभिक रचनाओं की यदि बात करें तो बनारस की कुछ पत्रिकाओं में इनकी कहानियों का प्रकाशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रेमचंद के संपर्क में आते हैं तो हंस, माया, माधुरी, जागरण इत्यादि पत्रिकाओं में भी इनकी कहानियाँ छपने लगी और लगभग इन्होंने अपने जीवन काल में 50-60 कहानियाँ लिखीं, जो आज हमारे बीच कहीं ना कहीं जीवंत रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। जब हम बात करते हैं कि ये प्रेमचंद के क्रम से आने वाले कथाकार हैं, तो जो सरलता चाहिए पात्रों के बीच, दृश्यों के बीच, वो सारी चीज़ें हमें जयशंकर प्रसाद में देखने को मिलती, माफ़ कीजिएगा, राधा कृष्ण में देखने को मिलती है। और वो सहजता जो पाठकों के बीच कैसे उतरते हैं यह हमें पता चलेगा। हम पंक्ति दर पंक्ति कोशिश करेंगे समझने के लिए पड़ोसी कहानी में उतरकर। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ोसी कहानी। पड़ोसी। चोरी के मामले में डोमन को जेल जाना पड़ा था। देखिए यहाँ पर पहले ही पंक्ति है चोरी और पात्र का नाम आ रहा है डोमन। तो संक्षिप्त में यदि मैं आपको बताऊं तो कहानी कोई विशेष अधिक लंबी नहीं है। कहानी मात्र इतनी है कि जिस डोमन का अभी आपने नाम सुना, अभी आपने नाम पढ़ा, वह डोमन एक चोर है और चोरी के इल्ज़ाम में वो जेल में बंद है। और जिस तरह से उसको जेल में कड़ी सज़ा मिलती है कि अपने गुनाह कबूल कर लो या अपने साथियों का नाम बतला दो, इस तरह से बहुत सारे उस पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार नहीं कहेंगे, इसे सज़ा कहेंगे। उसे सज़ा दी जाती है कि अपने साथियों का नाम बता दो। वह किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन इतनी कड़ी सज़ा पाने के बाद उसके भीतर ये एक चेतना का बिंदु उभरता है कि वह अब बुरे काम में लिप्त नहीं रहेगा। वह अच्छाई से अपना जीवन व्यतीत करेगा, अच्छे कर्म करेगा और कितनी भी मजबूरी क्यों ना आन पड़े वो बुरे कर्म में हाथ नहीं लगाएगा। यह संकल्प लेता हुआ, यही सपने बुनता हुआ वो जेल के दिन काटता है और जैसे ही जेल से बाहर निकलता है तो वह खुशी खुशी अपने गांव जाता है, अपने गांव की दहलीज पार करते ही उसे एक अपनेपन की खुशबू आती है। खुश होता है, इतने दिनों बाद घर जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। लेकिन घर जाते ही वो देखता है कि उसके घर का नामो निशान मिट चुका है। यह देखकर वह बहुत अचंभित होता है और देखता है कि बांस तक, एक एक टाँटी तक उसकी निकाल दी गई है। घर में जितने भी थोड़े बहुत सामान थे, बर्तन थे, हांडी थी, वह सब कुछ वहाँ से गायब है। तो यह काम किसने किया? अब यहाँ पर पड़ोसी कहानी का जो यह शीर्षक है, यह शीर्षक यहाँ सार्थक होता नजर आता है। अब डोमन को और साथ साथ पाठकों को भी यह समझने में देर नहीं लगती है कि यह सारे जितने भी उसके घर से सामान गायब हुए, उसके घर का नामो निशान मिटा, ये उस गांव वाले का काम है, उसके आसपास के पड़ोसियों का काम है। तो ऐसे में वह अपने पड़ोसियों से मिलता भी है, अपेक्षा रखता है कि उसके गैर हाजिरी में उसके घर के साथ क्या हुआ, घर के सामान के साथ क्या हुआ, ये बताया जाएगा। लेकिन पड़ोसी खुशी खुशी मिलते हैं, कोई इसके बारे में उफ तक नहीं करता, जिक्र तक नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो बहुत अंदर से पीड़ित होता है, उसकी आत्मा तड़पने लगती है, रुदन करने लगती है और एक दिन वह अपने ही मोहल्ले में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। और जैसे ही पड़ोसियों के द्वारा धर लिया जाता है, पड़ोसी उसे, जितने भी लोग वहाँ के रहते हैं गांव वाले, उसे पुलिस को सौंप देते हैं। और वहाँ पर कहानी के अंतिम अनुच्छेद में यह पता चलता है कि डोमन जो है आसपास के पड़ोसियों और आसपास के लोगों के चरित्र को उजागर करने के लिए चोरी कर रहा होता है और स्पष्ट कहता है कि मैं चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम लोगों के बीच में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? वो कहता है कि मैं वापस चला जाना चाहता हूँ जेल के उन साथियों के बीच में जहाँ कम से कम उनका किरदार, उनका चरित्र, उनका सोच स्पष्ट था, उनकी सोच स्पष्ट थी। वो स्पष्ट कहते थे हम चोरी करते हैं तो करते हैं, एक पेशा है, तो अपने पेशे के साथ ईमानदारी करने की हिम्मत रखते थे। और यहाँ पर सभ्य बने लोग, अंदर में हर व्यक्ति चोर है, हर व्यक्ति के भीतर चोरी की भावना है।
इन सारी चीज़ों को, व्यवहार को, पड़ोसी धर्म को प्रश्न चिन्ह और कटघरे में खड़े करते हुए कथाकार राधा कृष्ण हमारे बीच उपस्थित होते हैं। तो डोमन के माध्यम से सामाजिक बुराई, पड़ोसी धर्म और साथ साथ हमारे मानवीय व्यवहार की जो उत्कर्षता है या अपकर्षता है उसे भी वह प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से और कहानी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि चोरी के मामले में उसके कई साथी थे, लेकिन पकड़ा गया था एक वही। एक एक पंक्ति को ध्यान दीजिएगा, एक एक दृश्य को ध्यान दीजिएगा तो समझने में कहानी आसान हो जाएगी। और यारों ने तो माल मारा था, आर पार हो गए, लेकिन जब डोमन पकड़ा तो बेचारी की सुधि भी किसी ने नहीं ली थी। और किसी से यह भी नहीं हुआ कि मुकदमे में पैरवी कर दे, उसे छुड़ा दे। ये एक एक पंक्ति एक एक उसके हालात को बयां कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हैं। अगर चोरी करते हुए आपके गिरोह का एक आदमी पकड़ाता है तो समूह में होने के नाते एक ईमानदारी बनती है कि आप उसे छुड़ाएं या प्रयास करें छुड़ाने का। लेकिन डोमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन डोमन पक्के इस्पात का बना हुआ था और उसके अंदर इतनी मजबूती थी कि उसको मार मार कर खून से नहला दिया गया, लेकिन उसने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं लिया और उसे प्रलोभन भी कम नहीं दिया गया। लेकिन उसने आखिरी दम तक अपने मुंह से किसी का नाम नहीं निकाला और उसके बाद जेल की कड़ी सजा मिली, उसे जेल का जीवन मिला। इस एक अनुच्छेद से आपको डोमन के चरित्र चित्रण को समझने में भी सहायता मिलेगी कि डोमन कितने दृढ़ निश्चयी है, कितना जोरदार व्यक्तित्व है। दृढ़ निश्चय है कि उसने यदि मित्रता की ठानी है वो दगाबाजी नहीं करेगा, अपने साथियों का नाम नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं। जेल में डोमन का मन नहीं लगता था और यह देखिए यही वो पंक्तियां हैं जब वह जेल में सोचने लगा कि चोरी चमारी बुरा काम है और फिर इस दिशा में वह पैर नहीं रखेगा। कड़ी सजा पाने के बाद, जीवन को नज़दीक से देखने के बाद, भांपने के बाद उसे ग्लानि होने लगी और अकेले में उसके आंख से आंसू गिर जाते थे और वह सोचा करता था कि पिछले जन्म में कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था कि इस जन्म में उसे गरीब के यहाँ नीच जाति का होकर जन्म लेना पड़ा और चोरी करनी पड़ी। ये पंक्तियां बतलाती हैं कि डोमन के भीतर जो सात्विक प्रवृत्ति है, जो विचारों की पवित्रता है, वह विद्यमान है। परिस्थितिवश वह चोरी करने पर विवश होता है और इस कर्म में लिप्त होता है। वह अपने किए पर पछताता है और भविष्य में नेक बनने की इच्छा भी जाहिर करता है और मन ही मन वह यह संकल्प लेता है, यह दृढ़ निश्चय करता है कि चाहे भीख मांगने की नौबत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वह बुरी संगत में नहीं पड़ेगा और कुपंथ में पैर नहीं देगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से राधा कृष्ण एक सामाजिक शिक्षा भी दे रहे हैं कि बुरी संगति का क्या असर होता है। संगत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही संगत व्यक्तित्व को हमारा बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। जेल के साथी हंसी उड़ाते थे। देखिए जेल के साथी यहाँ पर हंसी उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यह जो पंक्ति है आप इसे मुहावरेदार भाषा कह सकते हैं और ये राधा कृष्ण ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और जेल के जब साथी उसके सात्विक विचारों को सुनते हैं तो कहते हैं कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी जितने भी पाप कर्म करने थे वो कर चुके। अब इतने सारे पाप कर्म करने के बाद याद आ रहा है कि मुझे जीवन में कुछ पुण्य करना है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके अपने पाप के बोझ को कम करना है। अब कहते हैं आगे कि जिसकी फिक्र को लेकर मरे जा रहे हो वह अब नहीं होने का, यानी ये कहते हैं कि ये दुनिया देखी है, जिस अच्छे इमेज में, जिस अच्छे चरित्र में तुम अब ढलना चाहते हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी चमारी और कुपंथ में पैर देने के बाद यह एक ऐसा दलदल है
कि व्यक्ति चाहकर भी नहीं निकल सकता है। आपने बहुत सारे फिल्मों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से देखा होगा कि जो एक किरदार है वो चाहता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो चाहकर भी नहीं निकल के आता है। लोग, वहाँ के आसपास के लोग उसे समझाते हैं कि तुमने तो कम से कम कितनी भी की होगी, तो 20 चोरियाँ की होंगी। यहाँ दर्जनों खून और सैकड़ों चोरियाँ करके लोग बैठे हुए हजम कर चुके हैं। यानी यहाँ पर जितने भी आसपास के साथी हैं उसके, वो उन्हें समझा रहे हैं उसे, डोमन को, कि तुम जो है अभी नए नए आए हो तो तुम्हें परिपक्वता नहीं आई है अपने काम में, क्योंकि ये एक काम, एक पेशा है और पेशे में ईमानदार रहना चाहिए। एक बात यहाँ से भी निकल के आ रही है, मैं इस पॉइंट को आगे अच्छे से स्पष्ट करूँगी आप लोगों के बीच में। तो फिलहाल ये लोग समझाते हैं कि भाई इतनी चोरी करने के बाद, दर्जनों खून करने के बाद मजाल है कि कोई हवा भी पा सके और किसी को गंध भी मिल जाए, यानी भनक तक नहीं मिले। अपने काम में आपको कितनी परिपक्वता रखनी है, इसका एक उदाहरण प्राप्त हो रहा है। भले ही वो चोर हैं, डकैत हैं, लेकिन वो अपने काम में परिपक्वता रखते हैं, ईमानदार हैं। तो इस तरह तुम्हारी तरह तो घामर नौसिखिया ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि तुम जिस तरह से नौसिखिए हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे काम में फिनिशिंग नहीं है, परिपक्वता की कमी, जिसकी वजह से तुम पकड़े जा रहे हो। अपने फन के उस्ताद तो काम करते हैं और चल निकलते हैं। अब ये देखिए, यानी जिस तरह का काम वो कर रहे हैं उसमें जरा सा भी आप मानसिक स्तर पर कमज़ोर पड़िएगा, भावनात्मक स्तर पर कमज़ोर पड़िएगा, तो आप जेल की हवा खाने के लिए आ जाइएगा, ये समझाते हैं। तो उन कैदियों में जो भी और गहरे थे, डोमन की मनोवृत्ति को देखते थे और मुस्कुराते रहते थे कि अभी नौसिखिया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। इस तरह का माहौल जो कि कैदियों के आपसी व्यवहार को दिखलाता है। और वो गंभीर होकर कहते थे कि अभी कच्चा है बेचारा, सीख जाएगा, 2-3 बार जेल की हवा खाएगा तो बुद्धि अपने आप खुल जाएगी। ये दृश्य का वर्णन करके राधा कृष्ण यह समझाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति यदि सुधरने की चाह रखता है तो परिस्थिति ही उसकी ऐसी है कि वो बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। दूसरी, आप जो भी काम करें, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि हम तो बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करते हैं, यानी बेईमानी के काम में भी ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। और इस प्रसिद्ध संवाद का, डायलॉग का पूरी कहानी से ज़बरदस्त लेना देना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डोमन की जो मनोवृत्ति है उसको यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है कथाकार ने। कहते हैं नहीं, किसी को कुछ समझाने सिखलाने की ज़रूरत नहीं है, डोमन फिर कभी इस राह में नहीं आ सकता। डोमन मन ही मन सोच रहा है कि भाई अकेला आदमी है, अकेला यानी अविवाहित है, वह किसके लिए फिक्र करे, मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिल जाएगा वह अपना गुजर बसर कर लेगा। कौन सा उसके बच्चे कच्चे हैं, परिवार है, घर घरनी है कि खाना कपड़ा व्यवस्था करनी पड़ेगी और इतनी सारी चीज़ों की बंदोबस्त करनी पड़ेगी और ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक अकेला व्यक्ति जो अपने ही दिनचर्या को काफ़ी मामूली तरीके से किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, वैसे में अगर उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित बात है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह कुछ और मेहनत करने की कोशिश करेगा। मेहनत सफल नहीं होगी, नाकामी मिलेगी, तो फिर वह चिंतित होगा, परेशान होगा, फिर कुछ और रास्ते अपनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर नकारात्मक रूप में गृहस्थी के प्रसंग को नहीं दिखाया गया है, लेकिन डोमन जिस परिस्थिति में फंसा हुआ है वहाँ पर ये मायने रखता है कि वो अपने यदि अकेला है तो किसी तरह गुजर बसर कर लेगा। परिवार अगर होता तो उसे कुछ और सोचना पड़ता, या खाना कपड़ा मांग मांग कर ज़िंदगी खराब कर देती पत्नी। तो एक ये पत्नी का यहाँ पर या गृहस्थी का यहाँ पर एक तरह से अपमान नहीं किया जा रहा है, वो उसकी परिस्थिति के अनुसार इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया जा रहा है कि अकेला आदमी का गुजर बसर करना थोड़ा फिर भी आसान होता है, जैसा चलेगा वैसा चलेगा, यानी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना गुजर बसर अकेला कर सकता है। अब देखिए, ऐसे विचारों को जब वो मन ही मन सोचता ना, उसे दृढ़ता मिलती कि नहीं, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरी परिस्थिति सुधर जाएगी, और मन ही मन वह आश्वस्ति लाभ करता, यानी काफ़ी रिलैक्स होता और काफ़ी एक तरह से श्योर होता। आश्वस्ति मतलब श्योर होता कि वह ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करने में सफल होगा जहाँ पर ईमानदारी हो, सात्विकता से कमाई करे और
बिना कोई बुरे काम किए वो जिंदगी का गुजर बसर कर लेगा। और जब वो ऐसा सोचता तभी उसे नींद आती, और नींद में भी वो इसी तरह का स्वप्न देखता कि चाल चलन की प्रशंसा कर रहे हैं लोग, और सवेरे जब उसकी आंख खुलती तो मन हल्का मालूम होता। ये पूरा एक अनुच्छेद जो है राधा कृष्ण ये बतला रहे हैं कि जो डोमन है वो किस तरह से अपने ही मन में लड़े जा रहा है, एक द्वंद्व का चित्रण। जितने भी साथीगण हैं वो प्रमाण के साथ और अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, उन सारी बातों को दरकिनार करके एक सही जीवन शैली जीने की ललक उसके भीतर है, और वो अपने मन में ही द्वंद्व में जी रहा है, लड़ रहा है। अब देखिए, वह जेल से बाहर आ चुका है और आने के बाद उसे आनंद मालूम होता है। इस तरह धीरे धीरे चल रहा था मानो उसे कहीं जाना ही नहीं है, यानी कि अभी उसके जीवन में बहुत स्थिरता है, उसको कुछ जल्दबाजी नहीं है। वह अपने जीवन को समझने के लिए, अपने दिशा को निर्धारित करने के लिए थोड़ा स्पेस दे रहा है खुद को, थोड़ा समय दे रहा है कि पहले तैयार हो जाऊं। इसलिए वो अपने घर लौटने की जल्दबाजी नहीं कर रहा है। जैसे वो हवाखोरी के लिए इधर आ गया था और उसी तरह टहलता हुआ अब घर लौट रहा है, यानी काफ़ी शांत है, मन से भी मस्तिष्क से भी। अब देखिए, उसका घर जो है शहर से दूर एक गांव में था, और जिस समय वह अपने गांव में घुस रहा था उसका हृदय आनंद से प्रफुल्लित था। ये ध्यान दीजिएगा कि शहर से कुछ दूर की यात्रा तय करने पर जब वह अपनी गांव की ओर बढ़ता है उसका हृदय प्रफुल्लित है, ऐसा लग रहा है कि वह अपनी माँ की गोद में जा रहा हो, क्योंकि उसके भीतर एक प्रण है, उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय है कि वह सुधर जाएगा, सुधरने का प्रयास करेगा और एक अच्छी जीवन शैली जिएगा। तो ये जो सात्विकता का भाव उसके भीतर है, तो वो वैसा ही महसूस करता हुआ अपने गांव जा रहा है। लेकिन अब देखिए कथाकार, लेकिन घर पहुंचते ही उसका हृदय ऐंठ कर रह जाता है। जितनी कल्पनाएं उसने की, सात्विकता के सोपान पर चढ़ने की जितने उसने विचारों को समझा, महसूस किया, वह सब अपने घर को देखकर छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस लिपा पुता साफ सुथरे घर को छोड़कर गया था, आज क्या हो गया। देखिए, यह तो पहचान में भी नहीं आता कि उसका वही घर है। लिपा पुता साफ सुथरा घर छोड़ के गया था, और घर किस तरह से बदल जाता है और किस तरह से वहाँ की चीज़ें गायब हो जाती है। यह देखिए, गाय क्या हुई, 5-7 उसकी बकरियां थी, वह उसका क्या हुआ। घर के खप्पर भी उतार लिए गए हैं, आग सुलगाने के लिए छप्पर के बांसों को खींच खींच कर ख़त्म कर दिया गया है। बरसात की वजह से दीवारें टूट गई हैं, और ऐसा लगता है कि इस गांव में, जिस गांव में वो रह रहा था, उस घर की खोज खबर ले ले। यानी इतनी सारी चीज़ें खत्म होने के बाद जिस गांव में मैं रह रहा था, किसी से भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर की खोज खबर भी ले ले। अब निश्चित रूप से जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, आसपास के पड़ोसियों से यह उम्मीद की जाती है कि यदि आप संकट में हैं तो संकट के समय आपकी या आपके सामान की या आपके घर की रक्षा करने के लिए थोड़ा प्रयास तो करें। पड़ोसियों को पता था जिस मोहल्ले में रह रहा है वहाँ ऐसी छिपी बात तो थी नहीं, तो उसका घर लिपा पुता था, गाय थी, बकरियाँ थी 5-7, और यहाँ तक कि बांस छप्पर पे जो थे वो सब भी लोग उसे ले लेकर अपना आग सुलगा चुके थे। बरसात में दीवारें गिर गई थी, तो रख रखाव का भी ख्याल नहीं आया। मानवता के नाते भी, पड़ोसी धर्म तो छोड़ दीजिए कि हमारे बीच एक रह रहा था, कहा जाता है कि यदि आप किसी पशु के साथ भी 2-4 दिन रह लेते हैं तो एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो मानवता है, ये जो लगाव की बात है, ये यहाँ पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस काम के लिए बाहर से चोर तो आ नहीं सकते, और सारा काम पड़ोसियों का ही है। अब देखिए, जिस शीर्षक से आज की यह कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं, पड़ोसी धर्म, उसका यहाँ पर जिक्र अब हो चुका है। यह पंक्ति हमारे बीच आ चुकी है। डोमन की आंखें लाल हो गई। घर के भीतर का सारा सामान था, उसका भी पता नहीं लगा। कूड़ों, देखिए, कूड़ों की ढेर के सिवा उस मकान में अब कुछ भी नहीं था। ना एक बर्तन बचा था, ना एक संदूक, यहाँ तक कि मिट्टी की हांडी को भी यारों ने टरका दिया था। यानी जिन
समूह के साथ, जिन लोगों के साथ वह चोरी में लिप्त हुआ था, चोरी करने में आगे बढ़ा था, उन्हीं लोगों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके घर को पूरी तरह से लूट लिया। डोमन की आंखें लाल थीं, वह क्रोध से दांत किटकिटा रहा था। अब यह देखिए किस तरह से एक व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है। अब इसके भीतर ये प्रश्न उठता है कि क्या यह चोरी नहीं है? जिस चोरी एक बुरा काम माना जाता है, अनैतिक माना जाता है, और इसकी वजह से उसे सजा मिली, वो सजा काट के आ रहा है, और जब आता है अपने परिवेश में, अपने घर में, तो वह देखता है जिस तरह से चीज़ें गायब हो गई हैं, तो क्या यह चोरी नहीं है? और यह काम तो उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों ने किया है जिनके बीच में मैं नेक बनकर रहने का सपना देखता था। यानी जिन पड़ोसियों के बीच में वो रह रहा है और जिन लोगों के बीच में उसका दिन रात उठना बैठना है, उन्हीं लोगों ने इसके पूरे घर के सामान को, पूरे घर के नक्शे को बदल दिया, पूरा सामान गायब कर दिया। तो वही लोग हैं। इन कमीनों की प्रशंसा का मोल ही क्या? यदि आप बहुत ही अनैतिक चरित्र के बीच में रहते हैं और वहाँ पर आप नैतिकता की बात करें, तो ये एक तरह से मूर्खता हो जाती है। या फिर आपके भीतर जो क्वालिटी है, आपके भीतर जो गुण है, अगर उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका परिश्रम, आपका गुण गलत जगह व्यर्थ हो रहा है, तो उसे रोक दिया जाता है। तो वो सोचता है कि जैसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, उन लोगों के बीच में अच्छे चरित्र, बुरे चरित्र जैसे जो हम लोग बातें सुनते हैं, उसका क्या मोल रह जाता है? ये भीतर से इतने गए बीते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में वो चोरी कर लिए, पूरे घर का एक एक छप्पर का बांस भी वो जला देते हैं, ठंड के दिनों में आग ताप लेते हैं। तो इस तरह से वो सोचता है कि प्रशंसा का मोल क्या है? इसके बीच अच्छा बन के रहो, बुरा बन के रहो, कोई फर्क नहीं है। हम चोर हैं तो ये छिछोर हैं। अब देखिए कैसे प्रेमचंद की परंपरा से उतर कर आते हैं राधा कृष्ण। इनके शब्दावली पूरी तरह से देशज है। जिस तरह से आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, वाक्य बनाए हैं, ये सोचता है डोमन कि हम तो चोर हैं, पेशा से चोर हैं, हमारा पेशा है, हम चोर हैं। लेकिन ये तो छिछोरे हैं, ये अपने ही घर, अपने ही लोगों के बीच में उनकी चीज़ों को गायब कर देते हैं। बड़ा हाथ इसलिए नहीं मारते क्योंकि इनका कलेजा छोटा है, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई बड़ा हाथ मार ले, बड़े चोरी को अंजाम दे, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, वरना हमसे ज़्यादा पापी हैं। अब देखिए, चोर, अगर कोई व्यक्ति पेशे से चोर है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह चरित्र और सोच से भी बुरा व्यक्ति हो। एक बुरे व्यक्ति के भीतर भी अच्छाई की संभावना खोज रहे हैं राधा कृष्ण, और इस संवाद, इस पंक्ति के माध्यम से बतला रहे हैं कि वास्तव में चोर कौन होते हैं और अधिक पापी कौन होते हैं। खुद तो नेक रहते नहीं, बस एक हवा बांध रखी है कि दूसरे नेक रहा करें। ये बात डोमन के साथ ही नहीं हुई है, आज भी हमारे समाज में आसपास के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई नेक रहो, और जितने भी अच्छे व्यवहार के गुण हैं या अच्छे व्यवहार का लिस्ट है वो हमें बचपन से सुनाया जाता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आसपास के पड़ोसियों को, समाज के में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार से समझ में आ जाता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो आज भी लोग ये हवा बांध के रखे हैं कि दूसरों को नेक रहना है, खुद उतने नेक नियमों पर, नेक जीवन शैली पर, नेक विचारों पर अमल नहीं करते हैं। तो इस बात का दुख यहाँ प्रकट कर रहे हैं कथाकार डोमन के माध्यम से। और डोमन जब पड़ोसियों के पास जाता है तो देखिए वो प्रसन्नता पूर्वक मिलते हैं और किसी ने आंखें नहीं चुराई। चोरों के बीच की बात चल रही है। राधा कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर डोमन चोरी का काम करता है, बुरा व्यक्ति है, जिस मोहल्ले में आया है उस मोहल्ले के बारीक व्यवहार का भी चित्रण कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व होने के नाते यदि आप बुरा काम करते हैं ना, तो आपके भीतर एक ग्लानि भाव उत्पन्न होता है, यदि आप सात्विक व्यवहार के हैं तो डोमन जब चोरी करके जेल में गया, उसने कड़ी सजा पाई, चोरों के बीच उतने दिन रहा, तो उसके भीतर की जो सात्विकता थी, जो अच्छी प्रवृत्तियां थी, अच्छे विचार थे, वो जागृत हो रहे थे।
दुनिया के एक नए चेहरे को, नए भाव को पहचान कर, तो उसके भीतर ग्लानि भाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब पड़ोसियों के बीच आया, अपने गांव आया, अपने मोहल्ले में आया, तो वहाँ के लोग आंखें तक नहीं जुड़ा रहे थे। ये आंखें जुड़ाना यानी गलती हुई है तो मूक भाषा में स्वीकार कर लेना एक कला है व्यक्तित्व का, जो कि हर इंसान में मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो कहते हैं आंख का पानी खत्म हो गया है, शर्म खत्म हो गई है, मानवता खत्म हो गई है। कुछ यही हाल यहाँ पर मोहल्ले वालों का है। फिर भी किसी ने भी उसे यह नहीं बतलाया कि उसकी गाय क्या हुई, छप्पर किन लोगों ने तोड़ा, घर की राई रत्ती उठाकर कौन ले गए। मगर डोमन सब समझ रहा था, सब जान रहा था, और इस काम के लिए सारे मोहल्ले के लोग अपराधी थे। इनके बीच भला बनकर कोई क्यों रहना चाहेगा। ये स्पष्ट हो रहा है कि वह तो भाई चोरी किया, सजा मिली, एक व्यवस्था के विपरीत जाकर उसने काम किया, अनैतिक कर्म था। लेकिन ये जो हो रहा है सीधे सीधे सामने सामने, सीना चोरी एक तरह से, अपने ही लोगों के बीच अपने ही लोगों को लूट कर, ये कैसी स्थिति है, ये कैसा व्यवहार है। तो ये तो खुद गए बीते हैं, नीचों से भी नीच हैं। और इस स्थिति को देखकर डोमन के मन में मर्मांतक पीड़ा उठती है। वह बेचैन हो जाता है। खड़ा रहकर वह अपने मोहल्लों की ओर लाल आंखें करके घूरने लगता है। यानी कि आप जब सच का सामना कर लेते हैं तो एक वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अपने परिवेश, अपने लोगों के बीच में जहां वो अच्छा बनकर रहने की सपने बुन रहा था, अब उस स्थिति को लेकर उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अब आगे देखिए, कथा क्रम आगे बढ़ता है और इसके बाद फिर अधिक दिन नहीं बीते। देखिए, डोमन ने कुछ कहा नहीं, उसने सारी स्थितियों को समझा, परिवेश में रहने वाले लोगों के व्यवहार को समझा। अब पानी का पानी, दूध का दूध एकदम हो चुका था, दर्पण से धूल हट चुकी थी। 5 दिन के बाद ही वो अपने मोहल्ले में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और देखिए, जब ये अपने ही मोहल्ले में एकदम स्पष्ट रूप से सीधे सीधे चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, गालियां देते हैं, क्रोध से पीट रहे हैं। और वो औरतें जो डोमन के घर के बांस के बिना चूल्हा भी नहीं सुलगा सकती थी, वो हाथ चमका चमका कर उसकी माँ की निंदा कर रही थी। यानी कि लोक व्यवहार में माँ बहन के नाम की गालियाँ जो दिया जाता है, उसका चित्रण राधा कृष्ण कर रहे हैं कि डोमन के घर के छप्पर से जो बांस उतारा गया और जिन महिलाओं ने अपने आंगन में चूल्हा सुलगाया उस बांस का प्रयोग करके, वह भी अब चमका चमका कर उसकी माँ की निंदा करते हुए उसे कोस रही है, लोग उसे पीट रहे हैं। और बड़े समारोह के साथ पुलिस वालों को सूचना दी गई, वे आते हैं, जमादार और सिपाहियों के स्वागत के साथ बुलाया जाता है और रस्सी से बंधे बंधाए डोमन को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। एक तो हुआ कि डोमन जो है वो चोरी किया, स्पष्ट रूप से किया, लेकिन डोमन की बजाय यह कहानी बहुत अधिक उन लोगों के बारे में है जो स्पष्टतः चोरी तो नहीं करते हैं, लेकिन अस्पष्ट तरीके से पल पल हर पल वो चोरी जैसे बुरे काम में लिप्त रहते हैं। जमादार साहब ने उसकी पीठ पर बूट की ठोकर मारते हुए कहा, मर्दूद के बच्चे, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करता है, लाज भी नहीं आती। ये जो लाज है, ये एक सामाजिक बुनावट में ये माना जाता है कि शर्म, हया, लाज आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आप गलती कर रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए और स्वीकार करके आप उसे सुधार के अपने व्यक्तित्व को और व्यापक बनाइए और उसे बड़ा बनाइए, विशेष बनाइए। तो एक शर्म, हया, इस लाज शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आप अपने भीतर कितने नैतिक हैं और उस नैतिक व्यवहार से आप समाज में जी रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो ये अब जमादार साहब जिस तरीके से कहते हैं कि पड़ोसियों के यहाँ चोरी करता है, लाज भी नहीं आती, एक नैतिक प्रश्न। इस बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए मोहल्ले वालों ने कहा, देखिए अब इस डायलॉग को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि जमादार जी ऐसा तो ना कहीं देखा न सुना, सारी दुनिया से आदमी चोरी करके अपने घर में आता है, लेकिन यह ऐसा है कि अपने ही घर में सफाया करता है। अब देखिए, एक पाठक और एक श्रोता होने के नाते आपको कितना मज़ा आ रहा होगा।
डोमन जैसा व्यक्ति जो पेशे से चोरी कर रहा है, चोर है, उसके भीतर एक बार चोरी जैसे माहौल में चोरों के बीच रहा तो उसके भीतर ग्लानि भाव उत्पन्न हुआ, नैतिक अनैतिक प्रश्न उत्पन्न होने लगे। पिछले जन्म में कैसे बुरे कर्म किए थे कि वो उसे इस तरह के परिस्थिति में फंसना पड़ा, इस तरह के विचार उसके भीतर उत्पन्न होने लगे। और डोमन तो अपने पड़ोसियों के यहाँ भी चोरी नहीं किया था, वो कहीं बाहर ही किया था। लेकिन जब वो वापस लौटता है और जिन लोगों के बीच वो अपने घर की स्थिति देखता है और उसके बाद अगर वो चोरी कर रहा है अपने मोहल्ले में, उसके बाद मोहल्ले वालों की ऐसी प्रतिक्रिया कि सारी दुनिया से चोरी करके लोग अपने घर में आता है और ये अपने ही घर में सफाया कर रहा है, ये कितनी पीड़ादायी स्थिति है, कितनी पीड़ा पहुंचाने वाली बातें हैं। पड़ोसियों के बीच से ही कोई लगाव नहीं, कोई भावना नहीं, और एक तरह से डोमन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डोमन की आंखें चढ़ी हुई थी, झल्लाकर उसने कहा, देखिए अब इसके संवाद को सुनिए, मैं तुम लोगों से लाचार हो गया था, तुम तो इतने कमीने हो कि मैं तुम लोगों के बीच रहना नहीं चाहता। मैं वहीं जाना चाहता था जहां हमारे साथी लोग पड़े हुए हैं, वे तुम लोगों की तरह कमीने नहीं हैं, तुम लोगों की बनिस्बत ज्यादा भले हैं। अगर मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना होता तो फिर तुम क्या, तुम्हारे भूत भी मुझे नहीं पकड़ पाते। चोरी मुझे आती है, मुझे वह चोरी नहीं आती कि किसी गरीब बेकस का घर उजाड़ दिया और समझते रहें कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। डोमन का यह कथन, यह वक्तव्य, यह भड़ास जो उसके भीतर से निकल रही है, ये पूरी तरह से नैतिक अनैतिक चरित्रों का खान कर दे रही है, एकदम स्पष्ट कर दे रही है। दर्पण से धूल हट गई। वो कह रहा है कि मुझे चोरी आती है, पेशे से हूँ चोर, लेकिन मुझे वह चोरी नहीं आती किसी गरीब का घर उजाड़ दे। डोमन के पास था ही क्या, वो घर आया, उसका जो भी बना बनाया था एक आसरा था रात बिताने की, ठंड और जाड़े और ग्रीष्म ऋतुओं से झेलने के लिए जो उसने एक आसरा बनाया था जिसमें वो रहता, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो एक तरह से ये किसी की पूरी जिंदगी को उजाड़ देने वाला पल रहा और इस तरह का व्यवहार रहा कि जो चोर मिले थे डोमन को जेल में, कम से कम वो तो ईमानदार है, स्पष्टता कहते हैं, चोर है, चोरी किए हैं, जेल में हैं, सजा पा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो भले चरित्र के भीतर बुराई का इतना पिटारा लेकर घूमते हैं और पल भर में ही अपने ही पड़ोसी, अपने ही जानकार, अपने ही लोगों के बीच वो सफाया कर देते हैं। ये जो पीड़ा अभी उत्पन्न हो रही है डोमन के मन से, डोमन के बातों के द्वारा, ये पूरी तरह से पड़ोसी कहानी का कथा बीज बन गया है। इस बात को सुनकर पड़ोस का एक आदमी कहता है, सुन रहे हैं ना जमादार जी साले की बातें। अब जमादार जी को कहता है, भीड़ लगी हुई है, पिटा रहा है, और उसने एक तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया कि क्यों मैं मोहल्ले में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मैं चाहता तो बिल्कुल नहीं पकड़ में आता अगर मेरी मंशा चोरी करके लाभ पाने की होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बतलाया कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ जो मन से भी सच्चे हैं और कर्म से भी सच्चे हैं, ऐसे लोगों के बीच नहीं जो मुख में राम और बगल में छुरी जैसे भाव लिए रहते हैं। तो यहाँ पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कथाकार राधा कृष्ण को पढ़ते समय एक पाठक के तौर पर ये बहुत अचंभित, आश्चर्यचकित करने वाली और रस को बढ़ा देने वाली बात निकल कर आती है कि लगता है कि कहानी अभी और आगे चलेगी और वहीं पर कहानी को वो खत्म कर देते हैं। सुन रहे हैं ना जमादार जी साले की बातें, कहानी यही खत्म। लग रहा था कुछ और होगा, कुछ और होगा, और इस और की चाहत को जब पाठक पूरी तरह से डूब चुका है रस में, घटनाक्रम में वह भी डोमन के साथ साथ चलने लगा है, उसके साथ यात्रा करने लगा है, उसके भाव को समझने लगा है, तभी कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रारंभ में कहा गया कि राधा कृष्ण प्रेमचंद के परंपरा से उतरते हैं और उतरने वाले वैसे कथाकार हैं जो पाठकों के बीच बहुत ही सरलता से अपनी पैठ बना लेते हैं और आसपास के चरित्रों को, आसपास की सच्चाई को, सामाजिक चेतना को वो प्रस्तुत करने में काफ़ी सफल होते हैं। तो यह पूरी कहानी रही डोमन के चरित्र के माध्यम से, पड़ोसी कहानी के माध्यम से समाज में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों की।
नैतिक अनैतिकता का प्रश्न हमारे सामने पल पल लाया जाता है। उस स्थिति में कैसे आप स्वयं को तटस्थ करके निर्णय ले सकें, इसकी भी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। आगे कहानी पर चर्चा अब हो चुकी है, तो आगे अब कथाक्रम पर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो कथाक्रम में कुछ इस तरह से बिंदु निकल कर आता है कि डोमन का चोरी के मामले में जेल जाना, जेल में उसे कड़ी सजा मिलती है और उसके साथियों द्वारा उसकी कोई खोज खबर ना लेना, डोमन को कड़ी सजा मिलने पर भी अपने साथियों का नाम नहीं लेना। उसके बाद दूसरा दृश्य उत्पन्न होता है डोमन के मन में, अपने कृत्यों पर ग्लानि होना, अच्छे बुरे कर्म और उनसे मिलने वाले परिणामों पर चिंतन करना, भविष्य में नेक बनने की चाहत रखना और कभी भी बुरे मार्ग पर ना चलने का दृढ़ निश्चय करना। फिर तीसरा दृश्य या स्थिति जो हमारे सामने आती है कि जेल के साथी गण द्वारा उसकी हंसी उड़ाना और डोमन का उन सभी के उपहास को नज़रअंदाज करना। कथाक्रम आगे बढ़ता है और देखिए जेल से बाहर आकर डोमन काफ़ी प्रफुल्लित हृदय से अपने गांव में आता है और घर पहुंचते ही उजरे दृश्य को देखकर उसे आघात पहुंचता है और पड़ोसियों और आसपास के लोगों के प्रति उसके मन में एक घृणा भाव उपजता है। पांचवा बिंदु है कि पड़ोसियों द्वारा उसे सहजता से मिलना और उजरे लुटे घर की दशा के बारे में न जिक्र करना। यहाँ इस स्थिति से अच्छाई और बुराई के बीच द्वंद्व का एक चित्रण हो रहा है। फिर डोमन का मोहल्ले में चोरी करते हुए पकड़ा जाना और लोगों द्वारा उसे पीटा जाना और गालियों से नवाजना, पुलिस द्वारा उसे बंधक बनाना। फिर डोमन का स्पष्टीकरण देना कि क्यों वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और वैसे लोगों के बीच में जो छल प्रपंच में इतने माहिर हैं वो नहीं रहना चाहता है। इस प्रकट और अप्रकट व्यवहार के भेद को भी उजागर किया गया और पड़ोस के आदमी द्वारा उसे डपटना। वो अंतिम पंक्ति की सुन रहे हैं ना जमादार जी, साले की बातें। यहीं पर इन 7 बिंदुओं में आपको कथाक्रम भी उपलब्ध हुआ। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। महत्वपूर्ण बिंदु की यदि बात करें, चूंकि देखिए आपके जो प्रश्न आएंगे ना वो प्रश्न कुछ इस तरह से आएंगे कि आप पड़ोसी कहानी के कथाक्रम को उल्लिखित करें या कथा सार लिखें या उसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। किसी भी तरह से प्रश्न आता है तो आप कथा सार जो कि 7 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको बतलाया, उसके बाद जो कथाकार का उद्देश्य है वह भी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट हो जा रहा है। तो एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो पहला बिंदु है जो कि इस कहानी के माध्यम से उभर कर आता है, नैतिकता का महत्व। डोमन का मार खा खा कर भी अपने साथियों का नाम न लेना, ये उसके भीतर की नैतिकता को स्पष्ट कर रही है। और हमारे समाज में मनुष्य के भीतर नैतिकता का कितना महत्व है, आपसी समूह में ईमानदारी का कितना महत्व है, वह स्पष्ट किया है राधा कृष्ण ने। और पंक्ति भी स्पष्ट है, वह कहता है कि भविष्य में वह नेक बनना चाहता था, मन ही मन सोचता कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे भीख मांगने की नौबत क्यों ना आ जाए, वह फिर बुरी संगति में नहीं पड़ेगा और कुपंथ में पैर नहीं देगा। तो इस तरह से नैतिकता के महत्व को उजागर करते हैं कथाकार। आगे बढ़ते हैं तो बिंदु नजर आती है कुकृत्य का अंकन। अब देखिए कुकृत्य की पहचान कैसे हम करें और कुकृत्य का किस तरह से अंकन किया है कथाकार ने, तो वो बिंदु नजर आती है, चोरी चमारी बुरा काम है। जब यह कथन हमें कहानी के माध्यम से पता चलता है तो हमें लगता है कि यह कुकृत्य है और इसका अंकन कथाकार कर रहे हैं। फिर ये दूसरा बिंदु कि यहाँ दर्जनों खून और सैकड़ों चोरियां हजम कर चुके हैं। जब इस स्थिति का वर्णन होता है तब हमें कुकृत्य के बारे में एक पहचान मिलती है। डोमन के घर की सभी चीज़ों तक का नामो निशान मिट जाना, ये कहीं ना कहीं अलग अलग परिस्थिति में कुकृत्य का ही अंकन कर रहे हैं, हमें पहचान करवा रहे हैं राधा कृष्ण कि एक तो चोरी चमारी करने वाले जो पेशेवर चोर और डकैत होते हैं वो जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से गलत है, बुरा काम है। और पड़ोसियों के आजू बाजू के चीज़ों को बिना पूछे इस्तेमाल करना या फिर उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लोभ में एकदम नष्ट कर देना, ये भी एक तरह का कुकृत्य है। तो कुकृत्य भी 2 तरीके का होता है, एक जो अप्रत्यक्ष होता है और एक जो प्रत्यक्ष होता है। इसका भी जानकारी यहाँ पर मिल रहा है और ये आप अपने विश्लेषण में लिख सकते हैं। तीसरे बिंदु की बात करें, प्रारब्ध की महत्ता। प्रारब्ध कहते हैं ना, हमारा जो वैसा कार्य वैसा कर्म जो हम कर चुके हैं और उसका फल मिलना अब शुरू हुआ है, यानी
पूर्व कर्मों का फल जब मिलना शुरू होता है तो उस स्थिति को कहते हैं प्रारब्ध, भोगना, प्रारब्ध है ना, ठीक है। तो प्रारब्ध की महत्ता बतला रहे हैं। अब जैसे देखिए डोमन ये सोच रहा है कि अपनी धारणा के अनुसार वह सोचा करता था कि पिछले जन्म में, देखिए राधा कृष्ण जब इस बात को कह रहे हैं ना, तो यहाँ यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य जो है अब एक तो जन्म के चक्र में बंधा हुआ है, यह एक दर्शन का ही सही, अध्यात्म का सही, लेकिन एक सिद्ध तत्व है कि इंसान अपने पूर्व कर्म से बंधा हुआ रहता है। उसके कर्म जब तक कि वह पूरा नहीं करता, उसके फल को भोगकर उससे छुटकारा नहीं मिलता है। तो पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया कि इस जन्म में गरीब के यहाँ नीच जाति का होकर जन्म लेना पड़ा और चोरी करनी पड़ी। यह जो पंक्ति है ना, जो डोमन के मन में आ रही है, ये है उसके प्रारब्ध। चूंकि वो बुरा कर्म कभी किया था, ये सिद्धांत कहता है कि जिस तरह का काम आप करेंगे ना, उस तरह के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो नीच जाति में जन्म लेना, नीच कर्म करने को विवश होना, हमारी आत्मा जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऊर्जाओं से नियंत्रित होती है, आकाशीय ऊर्जा से, जिसे हम सकारात्मक ईश्वर की ऊर्जा कहते हैं। ईश्वर तो सजा नहीं देते हैं, हमारे कर्म ही हमें अच्छे या बुरे फल भोगने के लिए विवश करते हैं। इस बात का चित्रण कर रहे हैं राधा कृष्ण, और यह यहाँ पर प्रारब्ध का अंकन हुआ, प्रारब्ध की महत्ता का चित्रण हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए संगत का प्रभाव, डोमन का जेल के कैदियों से अलग सोचना। संगत जैसी होती है, संगत में बुरे संगत में पड़ा डोमन तो उसने चोरी चमारी करनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, इन लोगों के बीच रहकर इसी तरह के काम में लिप्त रहना पड़ेगा, तो वह अच्छा बनने की सोचता है और कभी भी भीख मांगने की नौबत आने पर भी वह चोरी में लिप्त नहीं होगा। यह बातें सोच रहा है। तो संगत की महत्ता का भी चित्रण कथाकार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्य में निपुणता। आप कोई भी काम करें, आपके काम में फिनिशिंग होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, आप उसमें बहुत अच्छे हो। तुम्हारी तरह तो घामर नौसिखियां ही पकड़े जाते हैं, अपने फन के उस्ताद, फन मतलब कला, जो काम आप कर रहे हैं, उस्ताद तो काम करते हैं और चल निकलते हैं। भले ही ये एक नकारात्मक स्थिति से लिया गया कथन है, लेकिन पूरी तरह से यह स्पष्ट कर रहा है कि आपको आपके काम में निपुणता की कितनी आवश्यकता है। आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ने में निपुणता होनी चाहिए। आपको एक काम मिला है, उस काम को ही आप पूरे सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से करें। यह बहुत जरूरी है आपके अपने कार्य क्षेत्र में विकास करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सात्विक मेहनत की महत्ता। जीवन में सात्विकता बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, सात्विक मतलब कितनी ईमानदारी, कितनी नैतिकता से हम सोच रहे हैं और अपने काम को कर रहे हैं। जैसे अरे कोई पड़ोसी बाहर गया है और आजू बाजू के लोग उसके पेड़ से फल तोड़ ले या उसकी चीज़ों को छिपा कर इस्तेमाल कर ले, तो ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक प्रवृत्ति है। नोच झपट, छीन झपट के किसी के सामान को यूज कर लेना, उसका प्रयोग कर लेना, उसे न बताना, आसुरी प्रवृत्ति एक तरह से कह सकते हैं। मनुष्य के भीतर, चूंकि हमारे भीतर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हमारे भीतर की पशुता अभी भी जीवित रहती है, तो उसे हम कम करते रहते हैं, इसलिए नाखून काटना हमारे एक अभ्यास में है। तो नाखून बढ़ना हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति को दिखलाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य के भीतर जब सात्विकता जन्म लेती है तो मनुष्य की यात्रा देवत्व होने की यात्रा तक आगे बढ़ती है। मनुष्य देवत्व की ओर आगे बढ़ता है, अपने पार्श्विकता को छोड़ता हुआ। तो यहाँ पर सात्विक मेहनत की महत्ता का भी चित्रण कर रहे हैं कथाकार। डोमन का ईमानदारी से कार्य करके जीवन यापन करने की सोच रखना, ये उसका सात्विक या हम सात्विक मेहनत की महत्ता का चित्रण कर रहा है। आगे बढ़े। पड़ोसी धर्म का महत्व। पड़ोसी धर्म क्या कहता है कि आपका पड़ोसी किसी भी हालत में हो, आप मज़े से आराम से कीजिए, सोइए। वैसे भी अभी की जो परिस्थिति है उसमें पड़ोसी कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन ये तब की कहानी है जब पड़ोसी कल्चर हुआ करता था और पड़ोसी के बीच में जो ताना तानी चलते रहती है, उस बीच में नैतिक अनैतिक प्रश्न को उपस्थित कर रहे हैं। डोमन के पड़ोसियों द्वारा उसका सारा सामान लूट लेना, उसे उसके सामान के बारे में कुछ न बताना, उसके बाद उसकी गाय क्या हुई, उसका छप्पर किन लोगों ने तोड़ा, घर की राई रत्ती उठाकर कौन ले गया, ये सारी पंक्तियां जो हैं ये बतला रही हैं कि पड़ोसी धर्म कैसा होना चाहिए।
मगर डोमन सब समझ रहा था, सब जान रहा था, इसके लिए मोहल्ले के लोग ही अपराधी थे। पूरी तरह से पड़ोसी का जो एक हम सात्विक कल्पना करते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी कैसे होने चाहिए, मददगार होने चाहिए, मुसीबत में मदद करने वाले होने चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाले होने चाहिए। इन सारी सात्विक कल्पनाओं, सात्विक आदर्शों के भाव को परे रखकर एक अलग ही और बहुत ही नकारात्मक पड़ोसियों का चित्रण यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। चोरी हो जाने का दंश। जिसके घर में चोरी होती है ना, उससे ही पता चलता है कि कितनी पाई पाई जोड़ कर अपना गृहस्थी लोग संवारते हैं, और अचानक से कहीं बाहर गए और चोरी हो गई। आए दिन आप लोगों को खबर मिलती होगी, शादी ब्याह के समय या गर्मी छुट्टी के समय लोग बाहर जाते हैं और पल भर में चोरी हो जाती है। तो चोरी हो जाने का दंश क्या होता है, यह इन पंक्तियों से निकलकर सामने आता है। उसने झल्ला कर कहा। अब ये पूरी पंक्ति चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए संकेत रूप में मैं यहाँ दिखला रही हूँ कि चोरी हो जाने का दंश, पीड़ा क्या होती है, यह पूरे कथन से स्पष्ट हो रहा है। और यह कथन है डोमन का। कहानी यदि आपने ध्यान से सुनी और पढ़ी तो आपको पता होगा कि यह डोमन कहता है, जब वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, अपने ही मोहल्ले में चोरी करते हुए जब पकड़ा जाता है, तो यह कथन में बतलाता है कि कितनी पीड़ा होती है और जब किसी गरीब बेकस का घर उजड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, इस पॉइंट को आप डील कर सकते हैं, व्यक्तित्व की पहचान। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए हमारा, व्यक्तित्व पहचानने के किन बिंदुओं पर हमें खरा उतरना है, या किस तरह से हम एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करें चूंकि समाज को आगे बढ़ाने में वो मददगार साबित हो। तो पूरी कहानी में हमें डोमन के व्यक्तित्व और उसके चोर साथियों का व्यक्तित्व, कि उसकी खोज खबर भी नहीं लेते हैं और वो लोग बाहर भाग जाते हैं उसको अकेला छोड़कर परिस्थिति में, और वैसे लोग जो समझाते हैं कि तुमने जो काम किया है उस काम में तुम माहिर बनो, क्योंकि तुम जिस दलदल से निकलने की सोच रहे हो वो नहीं निकल सकते हैं। फिर पड़ोसियों का व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व की पहचान भी एक बिंदु निकलकर सामने आ रहा है। निर्लज्जता का अंकन। अंतिम वाक्य, लाज भी नहीं आती, ये कहानी में आया है। और कितने निर्लज्ज होते हैं वो लोग जो आपके सामने ही आपकी चीज़ों को खपा दे और आप तक उफ ना करे या आपको भनक तक ना लगने दे, ना स्वीकारे, आंखों में शर्म हया लाज पानी का भाव भी ना हो। तो यहाँ पर निर्लज्जता का अंकन भी हुआ है। संवेदनहीनता का अंकन। डोमन जो है एक संवेदनशील व्यक्तित्व है, उसके भीतर पीड़ा होती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया दे रहा है, सोच रहा है, अच्छे बुरे की समझ कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोसी जो हैं वो संवेदन विहीन है। उसे ये नहीं तक एहसास होता है कि डोमन बेचारा आएगा तो अपने जेल से बाहर निकलकर तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम ऐसा बुरा काम कर रहे हैं उसके साथ, या उसका सामान घर इस तरह से लुट गया, छप्परें गायब हो गई, वो रहेगा कैसे इन चीज़ों को फिर से जोड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये सब कुछ नहीं। यह संवेदनहीनता का परिचय है। समाज की महत्ता। व्यक्ति को समाज बनाता भी है, समाज उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम भी करता है। तो समाज का बहुत बड़ा रोल होता है कि या अहम भूमिका होती है आपके व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में भी। और यहीं पर संगत की भी बात आती है। समाज में अच्छे बुरे संगत के लोग भी मिलते हैं। तो हमारे आसपास का समाज कैसा हो, उस समाज में किन किन विशेषताओं को हम चाहते हैं, हम कितनी सुरक्षा और असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं, यह सब कुछ समाज की महत्ता को उजागर करता है। पूरी तरह से ये बिंदु प्रासंगिक हैं। आज भी ये सारे बिंदु हमारे सामने उपस्थित हैं कि हम किस समाज में रह रहे हैं, और राधा कृष्ण ने डोमन के माध्यम से जिस समाज का अंकन किया है, क्या वह समाज मानवता के लिए लाभप्रद है? ये सारे सवालों के साथ आप इस बिंदु का विश्लेषण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पूरे 12 बिंदुओं के माध्यम से हम कहानी पड़ोसी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसके गुण तत्वों को भी अब प्रस्तुत कर चुके हैं। तो अब एक संक्षिप्त वार्तालाप कर लेते हैं डोमन के चरित्र चित्रण के बारे में। तो जैसा कि ये पूरी बातचीत हो गई है, वह दृढ़ निश्चय है, उसका मार खाकर भी अपने साथियों का नाम न लेना और खुद को बदलने की चाह रखना, तो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व का वो धनी है।
धैर्यवान भी है, इतना धैर्यवान है कि जेल वाले लोग उसे समझाते हैं कि अरे ये सब जो अच्छी बातें तुम सोच रहे हो ये यथार्थ में कभी सही नहीं होती हैं, लेकिन वो मन में धैर्यवान है कि नहीं सही होगा, इंतज़ार कर रहा है कि एक बार अच्छे परिवेश में अपने लोगों के बीच जाऊंगा तो वहाँ मैं सात्विक प्रवृत्ति से, सात्विक मेहनत से अच्छे मेहनत करके मैं अपना गुजर बसर करूँगा। वह ईमानदार भी है, क्योंकि ईमानदार नहीं होता तो उसके भीतर अपने किए पर पछतावा नहीं होता, वो अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाता और अपने ही नज़र में वो अपने चरित्र को आंक नहीं पाता। उसके बाद अविवाहित भी है। अविवाहित होने का जिक्र आया कि उसके पास जो भी घर परिवार है नहीं, जिसके लिए उसे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े, तो कम साधनों में भी अपना जीवन चला लेगा। आशावादी है। आशावादी यानी बहुत ही आशावादी है कि नहीं मैं अच्छे परिस्थिति में रह लूँगा, मैं अच्छे जीवन यापन करने में सक्षम हो जाऊँगा। तो जब आपको सवाल आएगा आप डोमन का चरित्र चित्रण करें, तब ये सारे बिंदु जो निकल कर सामने आ रहे हैं ये आपको सहायता प्रदान करेंगे एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर को तैयार करने में। तो ये पूरी जानकारी रही पड़ोसी कहानी के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पड़ोसी कहानी के जितने भी पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं ये आपको काफ़ी लाभान्वित करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको उन सारे गुण तत्वों को समझने में। एक बार आप सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिए, जिन जिन पंक्तियों को मैंने अंडरलाइन किया है वह सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण का यह परिचय, जब सवाल आएगा कथाकार राधा कृष्ण का परिचय दे, संक्षिप्त में भी अगर आएगा तो आप इतनी बातें लिखकर उनका परिचय दे सकते हैं। तो पूरी कहानी रही। अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि डोमन जैसे किरदार क्या हमारे समाज में आज हैं? क्या हमारा समाज अच्छे चरित्र को दबाने में अहम भूमिका नहीं निभाता है? हमारे समाज के ही वो लोग होते हैं जो अच्छाई को पनपने से रोकते हैं और अच्छाई को पनपने में सहायता भी प्रदान करते हैं। दोनों प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में उपस्थित होते हैं। तो हमें उन प्रवृत्तियों की कैसे पहचान करनी है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सारी संगत की महत्ता, नैतिक कर्मों की पहचान, सात्विकता की पहचान के साथ यह कहानी आज की पूरी होती है। यह कहानी को सुनकर, इस कहानी के गुण तत्वों को समझकर आपको कितना आनंद आया, इस बात का जिक्र आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।